नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको ट्रस्ट से जुड़े हुई जानकारी देंगे। ट्रस्ट एक कानूनी इकाई है जिसके पास अलग और विशिष्ट अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति या निगम के समान होते हैं। ट्रस्ट में ट्रस्टर के रूप में जाने जाने वाले पक्ष दूसरे पक्ष ट्रस्टी को तीसरे पक्ष लाभार्थी के लाभ के लिए संपत्ति या परिसंपत्तियों का स्वामित्व रखने और प्रबंधन करने का अधिकार देता है। ट्रस्ट की स्थापना ट्रस्टर की संपत्तियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जा सकती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वितरित किया जाए। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट समय बचा सकते हैं, कागजी कार्रवाई कम कर सकते हैं और कभी कभी विरासत ये संपत्ति करों को कम कर सकते हैं। ये तो थी खैर बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ नवीन पांडे जी। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, तो नवीन जी आपको कानूनी जानकारी देंगे। अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई जानकारी आप इस संदर्भ में लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रस्ट से जुड़ी हुई जानकारी अगर आपको चाहिए तो फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और अपना सवाल पूछिए। तो नवीन जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? ट्रस्ट क्यों बनाया जाता है? जी, ट्रस्ट जो है वो दो पक्षों के बीच एक भरोसेमंद रिश्ता होता है और ट्रस्ट की जो स्थापना की जाती है वह इसी भरोसे पर टिकी हुई होती है। जो ट्रस्ट करता है, जो व्यक्ति ट्रस्ट की व्यवस्था करता है उसको ट्रस्टर कहते हैं और जिसके ऊपर ये ट्रस्ट दिखाई जाती है और जिनके पक्ष में संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है उनको ट्रस्टी कहा जाता है। जी। जो मकसद होता है वो ऐसा होता है कि ट्रस्टर किसी खास लाभार्थी के कल्याण के लिए या उनके किसी तरह के फायदे के लिए ट्रस्टी को नियुक्त करता है और ट्रस्टी को जो भी उनकी चल अचल संपत्तियां हैं उनको हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार से ट्रस्ट और ट्रस्टर की संपत्ति को कानूनी सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है जो किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं को नियंत्रित करती है और इस नियंत्रण के तहत जो भी संपत्तियां हैं आपकी उसको किस तरीके से किसी लाभार्थी के लिए उसको उसका प्रयोग किया जाए इस चीज की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि किसी परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, उसके लाभ के लिए उसके जो माता पिता हैं वे भी ट्रस्ट का गठन कर सकते हैं या कई बार कुछ दूसरे भी कारण होते हैं जैसे धर्म की रक्षा, उसका प्रचार प्रसार, इन सब मकसद के लिए, फिर शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो लोग सक्षम नहीं है उनके इलाज की व्यवस्था किए जाने के लिए अस्पताल बनाकर या उसके लिए अस्पताल के खर्चों को वहन करने के लिए पैसों की व्यवस्था करके। तो इस तरह से कई ऐसे मकसद हैं जिसके लिए ट्रस्ट का गठन किया जा सकता है। जी सर, ये बताइए कि ट्रस्ट के लाभार्थी कौन होते हैं? देखिए, ट्रस्ट के लाभार्थियों की यदि बात की जाए तो सामान्यतया इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कौन लाभार्थी हो सकता है। जी। लेकिन भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अंदर यदि देखा जाए तो इस अधिनियम के तहत जो व्यक्ति है वह उसकी कानूनी पहचान होनी चाहिए। या तो कोई वो इंडिविजुअल हो सकता है ना, कोई भी स्त्री पुरुष या यहाँ तक कि अजन्मा बच्चा भी हो सकता है
और कुछ मामले ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर कुछ कंपनीज को भी लाभार्थी बनाया जाता है। लेकिन इन सब के पीछे मकसद एक ही होना चाहिए कि किसी विशेष मकसद, है ना, जैसे जो हित हैं, या तो व्यक्ति सक्षम नहीं है, या फिर किसी प्रकार की वहां पर अक्षमता है, या किसी भी तरह से यदि व्यक्ति अपने लिए स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है, तो ऐसी स्थिति में संपत्ति को किस तरीके से मैनेज किया जाए कि उस लाभार्थी को लाभ मिल सके। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी कानूनी पहचान है ना, जिसको कानून जो है व्यक्ति मानता है, ऐसे व्यक्ति लाभार्थी हो सकते हैं। जी सर, ट्रस्ट के जो लाभार्थी होते हैं उनकी जिम्मेदारियां और शक्तियां क्या होती है? जी नेहा जी, जो भी लाभार्थी होते हैं, सबसे पहले उनको जो है जो भी संपत्ति ट्रस्ट में उनके लिए रखी गई है जी, उस संपत्ति से किराए और मुनाफे को प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसके अलावा यदि ट्रस्ट का सही तरीके से निष्पादन नहीं हो पा रहा है, तो उसके विशिष्ट निष्पादन का भी अधिकार लाभार्थी के पास होता है। लेकिन अब यदि एक से ज्यादा लाभार्थी हैं, तो जो कोई भी लाभार्थी है वह इस अधिकार का प्रयोग बस यहाँ तक कर सकता है कि उससे संबंधित जो लाभ प्राप्त होने हैं उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ला सकता है वो, और कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। जो लाभार्थी होते हैं उनके पास ट्रस्ट से संबंधित जो दस्तावेज हैं, खाते इत्यादि, उनका निरीक्षण करना और उनकी प्रतियों को प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो लाभार्थी है उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसे उस ट्रस्ट से जो भी लाभ मिलना चाहिए उसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि किसी और व्यक्ति को उस लाभ की आवश्यकता है। तो लाभकारी व्यक्ति जो है अपने हितों को हस्तांतरित भी कर सकता है किसी और के पक्ष में। यदि ट्रस्ट को सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है, तो सही से मैनेज किए जाने के लिए कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर सकता है। इसके अलावा उसके पास यह भी अधिकार है कि जिन लोगों को ट्रस्टी नियुक्त किया गया है वे उचित व्यक्ति हों। यदि ट्रस्टी उचित व्यक्ति नहीं है, तो उसके लिए भी लाभार्थी मांग कर सकता है कि उचित व्यक्तियों को ट्रस्टी बनाया जाए और उनके हाथों में पूरी मैनेजमेंट सौंप दी जाए। जो भी ट्रस्टीज होते हैं जी, उनको अपने जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्य से जुड़े हुए कार्यों को करने के लिए भी बाधित कर सकता है लाभार्थी। यदि ट्रस्टी किसी प्रकार से जो ट्रस्ट की संपत्ति है उसको गलत तरीके से खरीद लेता है और स्वयं उसका मालिक बन जाता है, तो इसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होता है लाभार्थी के पास। यदि किसी प्रकार से किसी और तरीके से ट्रस्ट की संपत्ति का निष्पादन किया जाता है किसी और के पक्ष में, तो इसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार ट्रस्टी के पास होता, लाभार्थी के पास होता है। साथ ही साथ यदि जिम्मेदारियों की बात करें, तो किसी भी लाभार्थी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ट्रस्टी के साथ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र या साजिश इस मकसद से न करे कि जो लाभ है, मान लेते हैं कि एक से ज्यादा लाभार्थी हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा षड्यंत्र या साजिश नहीं होना चाहिए जिससे कि सिर्फ और सिर्फ उससे लाभ हो रहा हो और ट्रस्टी को लाभ हो रहा हो, या अकेले सिर्फ लाभार्थी को लाभ हो रहा हो और बाकी दूसरों का नुकसान हो रहा हो। तो इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखना ये जिम्मेदारी होती है। यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उस पर उचित कार्रवाई करना। यदि ट्रस्टी सही से काम नहीं कर रहा है तो जो भी आवश्यक कदम है, यहाँ तक कि यदि कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है,
तो ये सारे कदम उठाना भी लाभार्थी की जिम्मेदारियां होती हैं। जी सर, ये बताइए कि धार्मिक ट्रस्ट क्या होता है? तेहा जी, धार्मिक ट्रस्ट ये ऐसे ट्रस्ट होते हैं जिनकी स्थापना धार्मिक संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। अक्सर जो धार्मिक ट्रस्ट होते हैं ये गैर लाभकारी संगठन के रूप में बनाए जाते हैं और यदि इनकम टैक्स एक्ट के तहत भी अपना रजिस्ट्रेशन ये करवाते हैं तो ऐसे ट्रस्ट को दिए गए अनुदान या जो इनकी आय होती है उस पर कर में छूट भी मिलती है। और जो मेन मकसद होता है धार्मिक ट्रस्ट का वो होता है धार्मिक लक्ष्यों को बढ़ावा देना और धर्म को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से काम करना। आमतौर पर कोई भी प्राइवेट व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या कोई संगठन ऐसे ट्रस्ट का गठन कर सकते हैं और जो भी धर्म के प्रचार प्रसार और उसको बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, धन या संपत्ति, उन सब चीजों को, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, इन सब चीजों को क्रिएट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए रिलीजियस ट्रस्ट जो है वे काम करते हैं। जी सर, क्या ट्रस्ट व्यापारिक या कारोबारी मकसद से भी बनाया जा सकता है? मेरा जी, आमतौर पर जो भी ट्रस्ट हैं वे किसी प्रकार के व्यावसायिक मकसद से नहीं बनाए जाते। यदि हम भारतीय ट्रस्ट अधिनियम को देखें तो वहां पर भी जो उद्देश्य कहा गया है वो गैर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ही माना गया है कि ट्रस्ट का गठन जो है वह कला, विज्ञान, शिक्षा या पर्यावरण के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा किसी और मकसद से ट्रस्ट बनाने पर प्रतिबंध है। हाँ, ये बात जरूर है कि ट्रस्ट के अंदर किसी व्यावसायिक संस्था को जो है उससे होने वाली आय को शामिल किया जा सकता है। यानी कि कोई बिजनेस यदि है उसको ट्रस्ट प्रॉपर्टी के रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है और उससे जो भी आय होती है वो जो भी मकसद होता है ट्रस्ट का उसके लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन प्योरली कमर्शियल पर्पज के लिए या व्यावसायिक गतिविधि के लिए ट्रस्ट का गठन नहीं किया जा सकता है। ट्रस्ट से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है इससे संबंधित तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुली हुई हैं और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। सर, सवाल अगला ले लेते हैं। सवाल ये कि क्या ट्रस्ट को टैक्स देना पड़ता है? नेहा जी, जहां तक टैक्स का सवाल है, भारतीय आयकर अधिनियम में इसके लिए काफी सारे सेक्शन के तहत प्रावधान किया गया है। कुछ शर्तें हैं, यदि उन शर्तों को पूरी की जाए तो अलग अलग प्रकार के ट्रस्ट को वहां पर आयकर से छूट भी मिलती है और कई जगह पर रियायत मिलती है। जैसे बात करें कि सेक्शन 11 की, तो यदि कोई ट्रस्ट पूरी तरह से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट के तहत रखी गई संपत्ति से जो प्राप्त आय है तो उस पर उसको छूट प्रदान है, लेकिन शर्त यह है कि जो भी आय होता है उसका उपयोग भारत के अंदर धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ शर्तें हैं जिनको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर देखा जा सकता है। इसी प्रकार से यदि पूरी तरह से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाए गए ट्रस्ट ऐसे उद्देश्य के लिए पूरी तरह से स्थापित संस्था द्वारा यदि प्राप्त कोई वॉलंटरी योगदान है तो वो एक प्रकार से ट्रस्ट के लिए आय होती है। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के तहत कुछ शर्तें हैं। यदि उन शर्तों का पालन किया जाता है ट्रस्ट के द्वारा तो वो आय भी जो है टैक्स छूट के लिए एलिजिबल होती है। वही यदि कोई चुनावी ट्रस्ट है
और उसको कोई स्वैच्छिक योगदान की राशि प्राप्त होती है, तो जो भी स्वैच्छिक योगदान होगा किसी के द्वारा दिया गया, उसको तो चुनावी ट्रस्ट के कुल आय में नहीं जोड़ा जाता है, यानी कि वह टैक्स फ्री होता है। इसी प्रकार से शैक्षणिक संस्थान के लिए भी प्रावधान किए गए हैं सेक्शन 10 के अंदर, जिसके तहत जो भी प्राप्त होता है अनुदान या राशि, वह टैक्स फ्री होता है। यदि कोई ट्रस्ट किसी अस्पताल का मैनेजमेंट कर रहा है और उस अस्पताल को चलाने के लिए यदि उसे किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त हो रहा है, तो उसमें भी टैक्स छूट का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यदि हम देखेंगे तो काफी सारी शर्तें हैं जिनका अनुपालन यदि किया जाता है ट्रस्ट के द्वारा, तो टैक्स में छूट मिलती है, और वही यदि शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो उसके लिए भी प्रावधान है कि किन रेट से टैक्स जो है वसूला जाएगा। तो अलग अलग प्रावधान है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। जी नवीन जी, बताइए कि ट्रस्ट के पैसों के निवेश पर क्या प्रावधान होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? ट्रस्ट के, देखिए, जहां तक ट्रस्ट संपत्ति का सवाल आता है, यदि ट्रस्ट के पास में कोई पैसे हैं जिनका तुरंत जो है या तत्काल प्रभाव से उपयोग नहीं किया जा सकता है और उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, तो ऐसी स्थिति में प्रावधान ये कहता है कि किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के वर्ग में निवेश किया जा सकता है यदि इस प्रकार की व्यवस्था ट्रस्ट डीड के अंदर की गई है, यानी कि ट्रस्टर की इच्छा जो व्यक्त की गई है ट्रस्ट डीड में, उसके अनुपालन में जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट का वहां पर प्रावधान किया गया है उस प्रकार से किया जा सकता है। इसके अलावा यदि जो ट्रस्टर है उसने ट्रस्ट के ऊपर छोड़ रखा है, तो भारत सरकार द्वारा जो भी प्रतिभूति या कोई भी इस प्रकार के निवेश के जो ऑप्शंस हैं, यदि वो गैजेट में पब्लिश्ड हैं या नोटिफाइड हैं, तो उन प्रकार के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में ट्रस्ट के पैसों को निवेश किया जा सकता है। जी। साथ ही साथ ये भी प्रावधान है कि यदि लाभार्थी स्वयं जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है, तो लाभार्थी भी सुझाव दे सकता है कि वह किस प्रकार से पैसों का निवेश चाहता है। जी, ठीक। तो ये प्रावधान है निवेश को लेकर के। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बहुत ही विस्तार से ट्रस्ट के बारे में हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।